नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल KKL क्लासेज पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान की नदियां पढ़ रहे थे, तो पहले हम अरब सागर की नदियों के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो कुछ दो नदियां बाकी रह गई है, उन पर चर्चा करते हैं। तो पहली तीसरी नदी देखते हैं, पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी, इसका उद्गम सिरोही से होता है। दोस्तों, सिरोही में नया सानवारा की पहाड़ी, नया सानवारा की पहाड़ी सिरोही से उद्गम, और इसका संगम लिटिल कच्छ का रण, लिटिल कच्छ का रण, लिटिल कच्छ का रण गुजरात में होता है। ठीक है, और इस नदी पर कुछ नगर स्थित है जो इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ट्यूशन पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा सकते हैं आने वाले एग्जाम के अंदर। एक तो आबू नगर स्थित है इसके किनारे, आबू नगर जो सिरोही में, राजस्थान का आबू नगर, और दूसरा शहर स्थित है जिसका नाम है डीसा नगर। डीसा नगर जो गुजरात के अंदर है, डीसा नगर गुजरात के अंदर। तो ये इम्पोर्टेंट नदी थी जो नया सानवारा की पहाड़ी सिरोही से इसका उद्गम, लिटिल कच्छ का रण गुजरात में इसका संगम होता है, और आबू नगर सिरोही स्थित है, डीसा नगर गुजरात में स्थित है। ठीक है, इस नदी के किनारे स्थित है। और अब इस नदी पर इस नदी की जो कुछ सहायक नदियां हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, इसकी जो सहायक नदियां हैं, एक है कुकड़ी नदी। कुकड़ी नदी, दोस्तों हमने हड़ी वाली नदियां जो लूड़ी नदी पढ़ी तब मैंने आपको बताया कि कुकड़ी नदी आएगी। तो ये कुकड़ी नदी जो पश्चिमी बनास की सहायक नदी है, कुकड़ी। और दूसरी है सूकली नदी। सूकली नदी, इसको दोस्तों सीपू नदी भी कहते हैं, सीपू नदी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है दोनों, दोस्तों याद रखना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सहायक नदियां हैं। तो ये थी दोस्तों पश्चिमी बनास नदी। अब एक नदी बच गई है अरब सागर की, वो नदी है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। चौथी नदी और अंतिम नदी, चौथी और अंतिम नदी साबरमती नदी। उस नदी का नाम है साबरमती नदी। इसका उद्गम उदयपुर से, उदयपुर में अरावली पर्वतमाला से इसका उद्गम होता है। अरावली पर्वतमाला से उद्गम उदयपुर से। ठीक है, इसका संगम खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी गुजरात के अंदर अरब सागर में, खंबात की खाड़ी। इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों, तो टोटल लंबाई इसकी 416 किलोमीटर है। इसकी टोटल लेंथ 416 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई 45 किलोमीटर है। दोस्तों, याद यही रखना है कि राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है वो 45 किलोमीटर है, राजस्थान के अंदर। ठीक है, और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो एक ट्रिक है दोस्तों, उसको याद रखना है आपको। इसकी साबरमती की सहायक नदी, सहायक नदियाँ, वैसे हमें मावा चाहिए, ट्रिक है, वैसे हमें मावा चाहिए, मावा चाहिए। वैसे वैतरक नदी, से शेई नदी। इंपॉर्टेंट है नदियों, याद रखना दोस्तों। से हतमई, से हतमई नदी, से हतमई नदी।
और मे से मेश्वा नदी, एक नदी है जिसका नाम है मेश्वा। और म से माजम नदी, और वा से वाकल नदी, माँ से दो नदियां, एक तो माजम है और एक है मानसी नदी। ठीक है, अब दोस्तों इस नदी की बात करें, इसकी इम्पोर्टेंस ये है, ये नदी राजस्थान के अंदर सिर्फ 1% बहती है और गुजरात के अंदर ये 99% इसका अपवा क्षेत्र गुजरात ही है। ठीक है, और ये थी दोस्तों अरब सागर की कुछ इम्पोर्टेंट नदियाँ जो हमने अब तक चर्चा की है। और अब देखते हैं अंतः प्रवाह की नदियाँ। पहले अरब सागर की नदियाँ पढ़ी थी हमने, अब देखते हैं अंतः प्रवाह की नदियाँ। पहली नदी घग्गर नदी। तो इसके उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम शिवालिका पहाड़ी, शिवालिका श्रृंखला है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जिसकी एक पहाड़ी है उसका नाम है कालका पहाड़ी, यहाँ से उसका उद्गम होता है। और हनुमानगढ़ जिले में ये प्रवेश करती है। यहाँ एक टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़ जिले के अंदर टिब्बी तहसील है और तलवाड़ा गांव के अंदर प्रवेश करती है। टिब्बी तहसील, गांव का नाम है तलवाड़ा गांव। यहाँ एक झील भी स्थित है जिसका नाम है तलवाड़ा झील। तलवाड़ा गांव है और इस गांव के ऊपर एक झील का नाम है तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील। अब इस जब इसके अपवा क्षेत्र की हम बात करें तो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के बाद में श्री गंगानगर, फिर ये श्री हनुमानगढ़ के बाद में गंगानगर, यहाँ से होते हुए ये पाकिस्तान के अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब इसके किनारे कुछ सभ्यताएं स्थित है। एक सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, उसका नाम है कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा। और एक सभ्यता है जिसका नाम है पीलीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा, कालीबंगा और पीलीबंगा। ठीक है, अब इसके उपनाम की दोस्तों हम बात करें कि इसके उपनाम क्या क्या है। ठीक है, इसके क्या क्या उपनाम है उस पर चर्चा करते हैं। इसे मृत नदी भी कहते हैं, इसे मृत नदी कहते हैं, मृत नदी, लेटी हुई नदी। ठीक है, इसे सरस्वती भी कहते हैं, प्राचीन नाम है इसका सरस्वती, सरस्वती प्राचीन नाम है। ठीक है, इसे दृष्टद्वती भी कहते हैं, दृष्टद्वती, दृष्टद्वती भी कहते हैं। और दृष्टद्वती और मृत नदी, सरस्वती, ये इसके उपनाम। ठीक है, अब इसके उपनाम के बाद में अब इसके अपवा क्षेत्र की हमने बात कर ली। हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर दो ही जिले हैं दोस्तों, याद रखना, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। अब इसके अपवा क्षेत्र को क्या क्या नाम से जाना जाते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। अपवा क्षेत्र, एक तो नाली कहते हैं हनुमानगढ़ जिले के अंदर इसके अपवा क्षेत्र को, यानी घग्गर नदी के अपवा क्षेत्र को हनुमानगढ़ के अंदर नाली कहते हैं, हनुमानगढ़ के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर इसके अपवा क्षेत्र को हकरा कहते हैं दोस्तों, याद रखना, हकरा पाकिस्तान के अंदर कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं, हकरा कहते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके अपवा क्षेत्र में क्या क्या कहते हैं, इसके नाम थे। देखते हैं घग्गर नदी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो दोस्तों घग्गर नदी देश की सबसे लंबी अंतः प्रवाह नदी है, देश की सबसे लंबी अंतः प्रवाह नदी है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और फोर्ट अब्बास पाकिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है, फोर्ट अब्बास। जब घग्गर नदी के अंदर बाढ़ आती है, घग्गर नदी में बाढ़ आने पर जब इसका पानी है अंतिम रूप से फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। ठीक है, और हिमालय यानी शिवालिका पहाड़ी यानी हिमालय से आने वाली राजस्थान में ये एकमात्र नदी, हिमालय से आने वाली राजस्थान में एकमात्र नदी। श्री राम वाड्रे और हनुमंता राय
दो आदमी थे, श्री राम वाड्रे और हनुमंता राय। इनको घग्गर नदी के जो प्राचीन मार्ग है इनको खोजने के लिए नियुक्त किया गया। ठीक है, एक जल पट्टी, ये क्या है जल पट्टी देखते हैं। जैसलमेर में प्राचीन सरस्वती नदी, यानी जब घग्गर नदी को ही सरस्वती नदी कहते थे प्राचीन, तब इसके जो अपवास क्षेत्र था उसको जल पट्टी कहते हैं। और जो जल पट्टी है वो पोखरण से चांदन तक स्थित है, पोखरण टू चांदन। ठीक है, और इसकी लंबाई जल पट्टी की, अब जब लंबाई की बात करें तो 60 किलोमीटर लंबाई। ठीक है, और ये थी घग्गर नदी। अब देखते हैं हम कांतली नदी के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं कांतली नदी, दूसरी अंतःप्रवाही नदी है जो कांतली नदी है। ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, यानी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। वो घग्गर नदी थी भारत की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी, ये राजस्थान के अंदर बहने वाली लंबी नदी है कांतली। इम्पोर्टेंट ये है याद रखना। ठीक है, और इसकी उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ी सीकर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है खंडेला की पहाड़ी। यहाँ यूरेनियम के भंडार भी मिले। ठीक है, खंडेला की पहाड़ी सीकर से इसका उद्गम होता है, और जब ये आगे बढ़ती है तो आगे जाके झुंझुनू तक जाती है। इस पर कुछ सभ्यता हैं, उन पर चर्चा करते हैं। एक सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता जो सीकर में स्थित है। सभ्यताएं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना आप। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता जो सीकर में। दूसरी सभ्यता जो है सुनारी सभ्यता। दूसरी सभ्यता कौन सी है? सुनारी सभ्यता, जो झुंझुनू के अंदर है। ठीक है, चूरू ऊपर है, चूरू में नहीं जाती है दोस्तों, याद रखना। ये सीकर और झुंझुनू, इसके अपवास क्षेत्र की बात करें तो इसके अपवास क्षेत्र सिर्फ सीकर और झुंझुनू दो ही जिले हैं, सीकर और झुंझुनू। ठीक है, तो ये थी कांतली नदी। अब बाणगंगा नदी तीसरी अंतःप्रवाही नदी है, बाणगंगा, उस पर चर्चा करते हैं। बाणगंगा नदी, इस पर पौराणिक कथाएं मानी जाती है कि दोस्तों जब अर्जुन ने कि ऐसा माना जाता है कि अर्जुन ने जब युद्ध किया था और युद्ध के समय इस गंगा को प्रकट किया था। ठीक है, तो देखते हैं बाणगंगा नदी के बारे में। इसका जो उद्गम है वो माना जाता है बैराट की पहाड़ी जयपुर से। बैराट की पहाड़ी जयपुर से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और इसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये बैराट की पहाड़ी जयपुर में। ठीक है, जब ये आगे बढ़ती है तो जयपुर के अंदर ही इसके ऊपर डैम बना हुआ है, रामगढ़ बांध। ठीक है, जयपुर के अंदर ही है रामगढ़। बैराट की पहाड़ी से आगे बढ़ती है, जयपुर के अंदर ही एक रामगढ़ बांध है। उसके बाद में जब ये यहाँ दौसा स्थित है दोस्तों, नीचे जयपुर के नीचे। ठीक है, और फिर यहाँ भरतपुर के अंदर एक बांध है जिसका नाम है अजान बांध। इम्पोर्टेंट है बांध दोस्तों, याद रखना। अजान बांध के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। अजान बांध, फिर ये पहले इसका अंतिम मार्ग यमुना में था, अंतिम मार्ग यमुना था। अब ये यहाँ अजान बांध तक भरतपुर ही सीमित रह जाती है, इसलिए इसे अब अंतःप्रवाह नदी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और इसके कुछ उपनाम हैं। अब देखते हैं इसके उपनाम। इसे अर्जुन की गंगा कहते हैं। महाभारत कालीन की बात है दोस्तों, जब पांडवों को वनवास दिया गया था तब उन्होंने 12 वर्ष का वनवास काटने के बाद में 1 वर्ष का उनका अज्ञातवास था। जब पांचों पांडव और द्रौपदी, वो क्या किया उन्होंने, वो यहाँ आ गए, जयपुर के अंदर विराट नगर था, वहाँ आ गए। उन विराट नगर के अंदर राजा थे विराट, उनके यहाँ रहने लगे। ठीक है, उन्होंने अपने जो भी शस्त्र और अस्त्र शस्त्र जो भी थे
वो विराट की पहाड़ी के अंदर एक बरगद था, वहाँ रख दी थी। और जब वहाँ विराट की पहाड़ी बरगद के नीचे बरगद पर रखे तो उन्होंने अर्जुन और बाकी सब पांडवों ने ये कसम खाई थी बरगद के सामने कि हे बरगद देवता, जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी हम वापस आएंगे और युद्ध की स्थिति होगी तो पहले हम गंगा नदी का स्नान करेंगे, गंगा नदी से नहाएंगे, उसके बाद गंगा के पानी से नहाएंगे और उसके बाद में हम इस शस्त्र को उठाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में जब वो वहाँ से चले गए और विराट के यहाँ रहने लगे तो विराट को ये पता नहीं था कि ये पांडव है। उन्होंने बता दिया कि भीम को बता दिया कि भीम अच्छा खाना बनाते हैं, तो भीम को रसोईया बना दिया। और उसके बाद में अर्जुन ने कहा कि मुझे डांस अच्छा आता है तो मैं डांस सिखा दूंगा, तो वो डांसर बन गए। और फिर अलग अलग भाइयों को काम दे दिया। फिर क्या हुआ दोस्तों कि जब उनको दुर्योधन मालूम हो गया कि जो ये अर्जुन और पांचों पांडव है वो राजा विराट के यहाँ रह रहे हैं, तो ये एक दूत भेजा, दूत ने पता लगाया तो पता चल गया कि हाँ रह रहे हैं। तब क्या हुआ कि दुर्योधन ने भीष्म पितामह और अपने गुरुदेव उनको साथ में लेकर युद्ध के लिए चले गए। जब पता चला राजा विराट को कि ये युद्ध होने वाला है, तब क्या हुआ, तब ये हुआ कि अर्जुन ने सुना कि युद्ध हो रहा है, तो अर्जुन ने कहा कि मैं सारथी बन जाऊंगा राजा, आप युद्ध करिए, डरिए मत। तब विराट को हिम्मत बंधी कि हाँ ठीक है। तब पांचों भाई युद्ध के लिए आए बाहर। जब अर्जुन ने तो कसम खा रखी थी, इसलिए अर्जुन तो सिर्फ सारथी था। फिर क्या हुआ कि जब राजा विराट हारते हुए दिखे, जब क्योंकि जो कौरवों की सेना थी वो भारी पड़ रही थी और राजा जो विराट थे वो हारने लगे, तब अर्जुन ने सोचा कि ऐसे तो युद्ध हार जाएंगे और इनको कौरवों को पता चल जाएगा कि हम अज्ञातवास काट रहे, तो वापस हमें 12 साल का वनवास और हो जाएगा। फिर क्या हुआ, ये स्थिति तब थी। तब अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने ये किया कि राजा विराट जब घायल हुए तो उनको वापस रथ पर बैठाकर रथ को घुमाया और सीधे विराट की पहाड़ी में आ गए। और जब बरगद का पेड़ था वहाँ आकर जब बरगद से कहा कि हे बरगद देवता, आप मुझे शस्त्र दीजिए। जब आपने गांडी धनुष और बाण को मांगा, तब बरगद, ऐसा माना जाता कि बरगद ऊपर उठने लगा धीरे धीरे। फिर क्या हुआ, जब अर्जुन ने सोचा कि हाँ सही बात है ये, कि जब वचन दिया था तो इसको निभाना ही पड़ेगा, तो फिर अर्जुन ने कहा कि हे बरगद देवता, आप थोड़े नीचे होइए और मैं अपने बाण से गंगा को यहीं निकाल दूंगा। तब ऐसा माना जाता है कि अर्जुन ने उसी समय अपने बाण से गंगा को निकाला वहाँ से, और फिर अपने हाथ मुंह धोए और फिर अस्त्र और शस्त्र और अपने जो गांडी थे उसको उठाया, धनुष को उठाया और फिर युद्ध किया और कौरवों की सेना को पराजित किया। और उसी के बाद से ये जो गंगा है, बाण गंगा है, उसको अर्जुन की गंगा कहते हैं, क्योंकि अर्जुन ने ही इसको निकाला था, ठीक है। तो दूसरा नाम इसका एक इसे अर्जुन की गंगा कहते हैं, और दूसरा नाम इसका है वो रुंडित नदी है। रुंडित नदी इसलिए कहते हैं कि जो नदी मुख्य नदी से मिलने से पहले विलीन हो जाती है उसे रुंडित नदी कहते हैं, ठीक है। तो ये थी बाणगंगा नदी, और इसका एक दो डैम है इस पर। एक था रामगढ़, जो हमने देख लिया था, जयपुर के अंदर ही था रामगढ़, ठीक है। और दूसरा था अजान बांध, जो भरतपुर में था, अजान बांध भरतपुर। जब भरतपुर के अंदर अजान बांध में जब पानी की कमी आती है तो मोती झील के द्वारा पानी की सप्लाई की जाती है, मोती झील के द्वारा। मोती झील इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ेंगे, अगले चर्चा करेंगे हम। तो ये थी बाणगंगा नदी। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ अंतःप्रवाह नदियाँ और बच गई है, पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।